नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के NSCI वर्ली इलाके में। और सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं मुंबई का ये डिजिटल बस स्टॉप जो बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। 35 लाख के लागत से इसका पुनर्निर्माण हुआ है। लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है। ये देखें, यात्री जब यहाँ पर आते हैं, इंतज़ार करते हैं बस के लिए, उस दौरान किताबें पढ़ सकते हैं। बच्चों की किताबें भी यहाँ पर रखी गई हैं। गार्ड्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं और जब मोबाइल अपना कोई चार्ज करना चाहता हो उसके लिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया है। स्कैन कोड भी है, अगर कोई यात्री आसपास पता लगाना चाहता है कि शौचालय कहाँ पर है तो इसे स्कैन करके वो शौचालय का पता लगा सकते हैं। पोस्ट बॉक्स बनाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा का भी इस बस स्टॉप में ख्याल रखा गया है। सेफ्टी अलार्म का वो इस्तेमाल कर सकती हैं अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े। हालांकि उसे अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, कुछ समय में वो भी होगा। तो 35 लाख की लागत से इसका पुनर्निर्माण हुआ है और मुंबई में बताया जा रहा है कि ऐसे 3000 और बस स्टॉप्स हैं जिनको आधुनिक बनाया जाएगा, जिनका पुनर्निर्माण होगा। तो चलिए इसी तस्वीर के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं बठिंडा से, जहां मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग के दौरान 4 जवानों की मौत हो गई। मेजर ने FIR दर्ज कराई और FIR में बताया गया कि 2 नकाबपोश कैंप में देखे गए। एक शख्स के पास राइफल थी, दूसरे शख्स के दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी थी। सुबह 4:30 बजे में इसमें फायरिंग की खबर आई थी और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल। आज बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 4 जवानों की मौत का मामला सामने आया है। आर्मी ने अपने स्टेटमेंट में ये चीज़ कंफर्म करी है और ये बताया है कि ये चारों जवान अपने मिड-20s में थे। और पुलिस ने 2 चीज़ें लगातार अपने स्टेटमेंट्स में और हमारे जो तमाम सूत्र हैं उन्होंने भी यही कहा है कि पहली ये चीज़ कि ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये एक इंटरनल मामला है और ये कोई भी आउटसाइड अटैक नहीं है। हालांकि आर्मी ने अभी किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करा है क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में ये इन्वेस्टिगेशन है। और ये याद रखिएगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये एक जॉइंट प्रोब है आर्मी और पंजाब पुलिस के द्वारा। अभी ग्राउंड पे ये सिचुएशन है कि पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी तो वो कॉर्डन ऑफ ही है और सील्ड है और ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस और आर्मी की चल रही है। अब हमने एक FIR को एक्सेस किया है। ये FIR आर्मी मेजर है, उन्होंने दर्ज कराई थी और इस FIR में तमाम बहुत ज़रूरी डिटेल्स हैं। पहला तो ये कि ये अटैक जो हुआ इन 4 जवानों पर, ये तब हुआ जब वो लोग सो रहे थे एक बैरक में जो आर्मी मेस के पीछे है। और जो लोग अंदर आए इस अटैक को करने के लिए वो कुर्ते पजामे में थे और उनका फेस मास्क था। ये डिटेल उस FIR में आई है। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि देखिए आर्मी के स्टेटमेंट में भी ये बात सामने आई थी कि जो 4 जवान मरे वो गन शॉट की इंजरी की वजह से मरे। तो उस FIR में भी यही चीज़ दोहराई गई है और ये भी बोला गया है कि जब उनकी बॉडीज़ को देखा गया उन जवानों की तो वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी। और एक ज़रूरी चीज़ जो हमें पुलिस सूत्रों के माध्यम से पता चल रही है वो ये है कि इंसास राइफ़ल के 19 एम्प्टी शेल्स मिले हैं और अब उन तमाम वेपन्स को उन तमाम शेल्स की फॉरेंसिक एनालिसिस करी जाएगी। क्योंकि देखिए याद रखिएगा कि FIR में एक और चीज़ ये बोली गई है कि वो जिन लोगों ने अटैक किया वो उनके हाथ में इंसास राइफ़ल थी और उनके राइट हैंड में एक एक्स था। तो ये इम्पॉर्टेंट डिटेल है क्योंकि देखिए आर्मी ने भी ये कहा कि हम तमाम पहलुओं को प्रोब कर रहे हैं, तमाम पहलुओं को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि सही फैक्ट सामने आ सके। तो आर्मी ने ये भी कहा था कि जो 20 राउंड्स ऑफ इंसास राइफल थे जो रिपोर्टेडली मिसिंग थे वो एस्पेक्ट भी हम प्रोब कर रहे हैं। तो ये फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चलेगा कि क्या ये वही इंसास राइफल हैं जो ये अटैकर्स FIR के मुताबिक कैरी कर रहे थे। तो अभी क्योंकि ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है मामला, इसलिए बहुत तमाम जानकारियां सामने नहीं आ सकती। पर अभी ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि जो मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पर स्टेशन क्विक रिएक्शन टीम जिनको एक्टिवेट कर दिया गया था तुरंत ही वो मौजूद है और साथ ही पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। समानता के अधिकार और सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में किन्नरों ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती में अदालती आदेश के बावजूद उनके साथ अन्याय हो रहा है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। किन्नरों को पुलिस भर्ती में मौका मिलने की खुशी में निकिता ने ग्राउंड और लिखित परीक्षा दी, लेकिन अब उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है, जबकि ये आरक्षण चाहती हैं।
अपनी इसी मांग को लेकर किन्नरों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन किया। हमारी ये जो पुलिस भर्ती हमने की है ये ओनली 3 महीने की हमारी तैयारी है और 3 सालों से फीमेल तैयारी कर रही है। तो 3 साल से जो लड़की तैयारी कर रही है उसको मैं 3 महीने में मैं क्या कोई भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकती है। तो अगर हमको इस भर्ती में हमको लेना है या मुख्य धारा में लाना है तो आरक्षण जरूरी है। हम लोग इस प्रवाह के लोग नहीं है, ये मुख्य धारा के हम लोग नहीं है, हम भीख मांग के खाने वाले लोग हैं। हम इन सब चीज़ों से अलग है। अगर हमको मुख्य धारा में लाना हो तो आरक्षण जरूर रहेगा। जब आरक्षण आ जाएगा तो सब लोग ऑटोमेटिकली इस धारा में आ जाएंगे। पुलिस सेवा में भर्ती के लिए किन्नरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब जाकर उन्हें थर्ड जेंडर के लिए अनुमति मिली। लेकिन आरक्षण नहीं होने की वजह से वो सपना अब बिखरता नजर आ रहा है। किन्नरों की मांग है कि झारखंड और कर्नाटक सरकार की तर्ज पर यहाँ भी आरक्षण दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार से बार बार ये बात दोहरा रहे कि झारखंड की पॉलिसी की बात महाराष्ट्र सरकार ने आगे बढ़ाई थी कि महाराष्ट्र सरकार ग्राउंड के लिए, मेडिकल के लिए या भर्ती के जो रूल्स होंगे टीजी के लिए उनको झारखंड की पॉलिसी को हम फॉलो करें। तो झारखंड की एक बेटर पॉलिसी थी कि उन्होंने विशेष सेवा भर्ती करके एक पॉलिसी उन्होंने अप्लाइड की थी, तो उसको भी महाराष्ट्र सरकार फॉलो करे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये नहीं कर रही है। जब हमने कोर्ट में अपील किया था तब यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोर्ट में गया था कि इनके लिए अभी पुलिस का वातावरण रेडी नहीं है, इनको एडमिशन मतलब इसमें भर्ती में सहभाग नहीं लेना चाहिए। तो ये इतनी छोटी सोच रखने वाले लोग हैं जो संधि की समानता जो संविधान ने दी है उसको नकार रहे। आरक्षण की मांग को लेकर आजाद मैदान में किन्नरों को वंचित बहुजन आघाड़ी का भी साथ मिला। अब इनको अगर आपको समाज का एक हिस्सा बनाना है तो सब तरीके के प्रयत्न करना होगा। और फर्स्ट जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी। अब एक्सेप्टेबिलिटी करने का जो संविधान का तरीका जो है वो आरक्षण एक तरीका है। तो इनकी जो मांग है कि हमको भी उसी तरह से देखा जाए और हमारे लिए भी एक आरक्षण की व्यवस्था वहाँ पर हो, ये कानूनी है और इनका अधिकार है और हक भी है कि जो कोर्ट ने इसको मान लिया है। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में 42,000 के करीब किन्नर हैं, लेकिन आरक्षण की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में गिनती के ही किन्नर नजर आए। वैसे ये चाहते थे कि मंत्रालय तक जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें मंत्रालय तक न जाने दिया गया यहीं पर, बल्कि इन्हें रोक लिया गया है आज़ाद मैदान पर। और अब इन्हें कहा गया है कि आप यहाँ प्रदर्शन करें, लिहाजा ये अपनी आवाज़ यहाँ इस आज़ाद मैदान में बुलंद कर रहे हैं। मुंबई से कैमन रमीर रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। महाविकास अघाड़ी के भीतर पीएम मोदी की डिग्री, वीर सावरकर और जेपी सिंह के बयान के बाद महागठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एनसीपी मुखिया शरद पवार से उनके घर जाकर उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद खुद शरद पवार को मीडिया के सामने कहना पड़ा सब कुछ ठीक है। सोहित मिश्रा की रिपोर्टिंग। जेपीसी और सावरकर जैसे मुद्दों पर गठबंधन में मौजूद पार्टियों के अलग अलग बयान आने के बाद मंगलवार शाम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सिल्वर ओक जाकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है। काही प्रश्न वेगळी होत असली तरी आज महाविकास आघाडीमध्ये जे पक्ष आहेत त्या सगळ्यांनी एका विचाराने काम करावं अशा प्रकारची आमची चर्चा झाली आणि त्यानुसार काही कार्यक्रम आखले। त्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं हे धोरण आमचं ठरलं। कोई डिफरेंसेस हमारे में नहीं है। कल उद्धव ठाकरे साहब आदरणीय शरद पवार साहब से उनके घर जाकर मिले हैं। लगभग 1.5 घंटा तक चर्चा हुई, बैठक हुई। जो भी बातें हैं महाविकास आघाड़ी के भविष्य के बारे में, महाविकास आघाड़ी का जो आगे का रास्ता है महाराष्ट्र में उसके बारे में, खास करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और महाराष्ट्र में जिस तरह से अपोजिशन के विधायक या नेताओं को ब्लैकमेल कर रही है, ब्लैकमेल ईडी और सीबीआई का दबाव डालकर, उस बारे में भी चर्चा हो गई। विपक्ष की ओर से पीएम मोदी के डिग्री पर सवाल किए जाने के बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने इस मुद्दे को बेबुनियाद बताया तो विपक्षी एकता पर सवाल उठे थे। वहीं अब नवी मुंबई के एपीएमसी में बीजेपी और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के साथ आने की खबर पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो अजित पवार ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को मीडिया में बयानबाजी से बचने की सलाह दी।
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नेहमी अशा प्रकारची वक्तव्य करतात. नेहमी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे क्यों बयान देते हैं, ये हमें नहीं पता. हमें भी कई जानकारी मिलती है और हम भी उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन इसका असर महाविकास आघाड़ी पर पड़ेगा. लेकिन कुछ मुद्दों पर मीडिया से बात करने के बजाय महाविकास आघाड़ी के नेताओं से बात कर ऐसे मुद्दों का समाधान निकालना चाहिए. उद्धव ठाकरे साहेबांशी बोलावं, आदित्य ठाकरेंशी बोलावं, ह्याच्यातनं मार्ग निघू शकतो ना. उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच हुई बैठक पर शिवसेना के नेताओं ने कटाक्ष करते हुए दावा किया कि महाविकास आघाड़ी में काफी गड़बड़ है. आज अजितदादा होते का बैठकीला, तो अजित दादा नव्हते. जो बैठक हुई उसमें अजीत पवार मौजूद नहीं थे. सुबह जो लोग मातोश्री पर स्वाभिमान की बात करते हैं, वो शाम को सिल्वर ओक आकर नतमस्तक हो रहे हैं. ऐसे लोगों के कारण शिव सैनिकों को शर्म आती है. याची खूप खंत वाटते आणि लाज वाटते. जिस एनसीपी और शरद पवार को महाविकास आघाड़ी के निर्माण के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, अब उन्हीं की वजह से महाविकास आघाड़ी के भविष्य पर सवाल उठते दिख रहे हैं. एक साथ मंच साझा करने के बावजूद ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर इन पार्टियों के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं और इसलिए अब महाविकास आघाड़ी का क्या भविष्य होगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं. मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया. कोरोना की मार के बाद हर वर्ग या हर उम्र को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा है. मुंबई में ऐसे मानसिक रोगी इतने बढ़े हैं कि मेंटल हेल्थ सर्वे के बाद बीएमसी ने 500 डॉक्टरों को स्पेशल ट्रेनिंग दी है. कोविड वॉर रूम को भी इस मुहिम में शामिल किया गया है. देखिए रिपोर्ट. 15 साल का ये बच्चा देख नहीं सकता. कोरोना की पहली लहर में पिता की मौत हो गई. उम्मीद फाउंडेशन नाम की संस्था इनका ख्याल रख रही है. कोविड में अपनों को खो चुके कुछ और बच्चे भी यहाँ शिक्षा हासिल कर रहे हैं. संस्था कहती है कि इन्हें स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत है. ऑलरेडी ये बच्चे वैसे ही मेंटली चैलेंज है. इन्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि इनके जो फादर्स की जो डेथ हुई है उसका रीजन क्या है. उन्हें यही नहीं पता है कि किस तरह से इनके डैडी की जो है वो डेथ हुई है, क्यों वो हमसे दूर हो गए, या वो नहीं देख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं. तो एक तरह से बस उन्हें सिर्फ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि वो इस वक्त कहाँ हैं. क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव बच्चे हैं. एक तो नॉर्मल बच्चे होते हैं जो समझ सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल ऐसे बच्चे हैं कि जिनको हर तरह से सपोर्ट करने की जरूरत है. इवन इनकी काउंसलिंग की जरूरत है, इवन इनके पेरेंट्स की भी जरूरत है, इनके पूरी फैमिली को सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि ये अपनी लाइफ को दोबारा जो है रिकवर कर सके और बेहतर लाइफ गुजार सके. महाराष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 24,915 बच्चों को कोविड ने अनाथ कर दिया. इनमें से 86% बच्चों के पिता गुजरे, यानी कि घर की कमाई का साधन बिगड़ा. अपनों का गुजरना, अचानक बदले आर्थिक हालात हर वर्ग और उम्र के लोगों के लिए मानसिक तनाव का कारण बने हैं. बीएमसी ने अब इससे निपटने के लिए 500 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी है. अब हर अस्पताल, क्लिनिक में मानसिक तनाव को एक अहम स्वास्थ्य समस्या के तौर पर आंक कर इलाज के साथ ही काउंसलिंग की जाएगी. बीएमसी के कोविड वॉर रूम को भी इस मुहिम में शामिल किया गया है. BMC has started a proper mental health program और उसमें वॉर रूम से भी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएट हुआ है. और वहाँ से हेल्पलाइन जो है वो सिर्फ कोविड हेल्प के लिए नहीं, वो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए भी यूज़ की जाती है. तो यहाँ पे जो भी पेशेंट जिन्हें ज़रूरत है किसी भी तरह की काउंसलिंग की, या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, उनको यहाँ से मेडिकल हेल्प ऑन फोन दिया जाएगा. वो शुरू हो चुका है. एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बीते साल मुंबई में अपनी जान देने के मामलों में 17% की बढ़त दिखी थी. बीते कुछ बरसों में मानसिक रोगी लगभग दोगुने हुए हैं. फिर भी एक बड़ा वर्ग बिगड़े मानसिक स्वास्थ्य को बीमारी नहीं समझता. ऐसे में इसके दर्दनाक नतीजे को रोकने की ओर बीएमसी की कोशिश बेहद जरूरी कदम है. मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया. कतर में भारतीय करेंसी से खरीदारी कर मिका सिंह ने पीएम को कहा थैंक यू. दिखाएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद. देखते रहिए सिटी सेंटर शो. और आज गुरु अर्जुन देव जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर फिर जगमगाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर. आतिशबाजी का नजारा दिखा. 12 अप्रैल बुधवार के दिन गुरु अर्जुन देव जी की जयंती मनाई जा रही है. ये सिख धर्म के 5वें गुरु हैं.
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के NSCI वर्ली से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।